हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आपको आवाज़ थोड़ी सी मंदी मंदी लग रही होगी क्योंकि इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये रात के करीब करीब 2 बज रहे हैं और घर में सब कुछ सो रखा है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो आपको भी पता है, ठीक है। तो भले ही कितना भी बड़ा मास्टर बन जाऊँ मैं, चाहे क्या भी केमिस्ट्री पढ़ाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, घर में मेरी नहीं चलेगी ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा आवाज़ में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर जो आपका इक्विलिब्रियम था वो शुरू किया था। हमने जो चैप्टर था आपका इक्विलिब्रियम वो शुरू किया था क्लास 11th में। अब उसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी कि मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि मैं यहाँ पे लिख लूँ, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये आपकी जो रिएक्शन है किस में आ चुकी है? अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई है। किस में आ गई है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस ही आएंगी। यानी कि इक्विलिब्रियम कौन शो करेगा? सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम शो करेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में भी कौन सी? जब रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस। यानी कि जब तक रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बैलेंसिंग का खेल तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बात करी थी स्टीशियोमेट्री की, याद होगा आपको स्टीशियोमेट्री। चैप्टर 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझा था हमने स्टीशियोमेट्री को। तो जो स्टीशियोमेट्री की कहानी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आप केमिस्ट्री में कभी भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी चैप्टर पढ़ें रिएक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे स्टीशियोमेट्री की हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए, हमने इतना जान लिया था। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि मान लीजिए जैसे अब यहाँ पे जो रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रही है इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन। जो रिएक्शन हमें पीछे की तरफ मूव करती है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। यही बोलते थे, है ना। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। किसकी कंडीशन बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन किस में आ चुकी है? इक्विलिब्रियम में आ चुकी है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और सीखी थी। हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी थी कि टाइम के रिलेटेड किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंजेस आते हैं या क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम के बारे में। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे हम देखें जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है टाइम के साथ, और NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तो रिएक्टेंट की जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो इस पॉइंट पे थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इस पॉइंट पे थी। यह है मैक्सिमम लेवल, यह है मिनिमम लेवल। मतलब ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो से नीचे तो हो ही नहीं सकता कंसंट्रेशन, माइनस में तो जा ही नहीं सकती कंसंट्रेशन, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है कि मतलब माइनस का मतलब क्या बोल, माइनस का मतलब तो कुछ है नहीं।
हाँ, माइनस हम तब बोलेंगे जब किसी की कंसंट्रेशन डाउन होती जा रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होती जा रही है, तब हम इसको माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आया है आपका टी टाइम के ऊपर, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोल रहे हैं इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं। ये जो आपकी रिएक्शन जा रही है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो ऊपर की तरफ आ रही है उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक टाइम पे पास आकर के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड के, है ना। यही चीज़ बोली। सीधी बात वही मान लीजिए कि एक बंदा है, ये रहा, इसका नाम है मयंक। एक बंदा ये रहा, इसका नाम है वैभव, ठीक है। अब मयंक के पास 100 रुपये हैं, वैभव के पास, माफ करिए, मयंक के पास 70 रुपये हैं, वैभव के पास 30 रुपये हैं। टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो टोटल है इनके पास 100 रुपये। अब क्या हो, मयंक ने वैभव को कुछ पैसे दिए, वैभव ने मयंक को कुछ पैसे दिए, तो एक टाइम पे मयंक की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मयंक के पैसे की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वैभव के पैसे की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मयंक के पास 50 रुपये हो जाएंगे, वैभव के पास 50 रुपये हो जाएंगे। अब अगर मयंक वैभव को 10 रुपये दे, तो वैभव मयंक को 10 रुपये दे दे, तो कंसंट्रेशन तब भी क्या रहेगी, इक्वल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। और यही पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम के अंदर, कि मतलब मैं इस तरीके से पैसों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मेरे पास भी 50 रुपये हो जाएं, वैभव के पास भी 50 रुपये हो जाएं। अब अगर मैं वैभव को 10 रुपये दूंगा तो मेरे पास कितने हुए, 40, वैभव के पास कितने हुए, 60। अब वैभव ने 10 रुपये दोबारा लौटा दिए, तो अब दोनों पास तब भी कितना रह गया, 50-50 हो गया। यानी कि मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी रहा हूँ, और एक तरीके से बोल सकता हूँ रिएक्शन में क्या हूँ, कांस्टेंट हूँ, है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी रहा हूँ पर कांस्टेंट भी हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमने चीज़ें सीखी थी, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो आप यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले नहीं बोला ठीक है, जिससे आप वीडियो पूरा आगे तक देखें, जिससे आपको जो है चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए इतना समझ आया। देखिए चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक तो हमने देखा कहानी पूरी क्लियर कर लिया है इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। इक्विलिब्रियम के बारे में इतनी कहानी तो हमें क्लियर हो चुकी है। बात करते हैं अब कि असल में इक्विलिब्रियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो चलिए बात करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए पहला है आपका, इक्विलिब्रियम शुड बी डायनेमिक प्रोसेस। इट शुड बी डायनेमिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, डायनेमिक प्रोसेस रहेगा। देखिए डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, समझेगा बात, डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है। अच्छा, आप सभी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना। आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो कुछ या नहीं पता तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में 2 टर्म्स आती है, एक होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, है ना। एक होते हैं स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ किस पे हो, रेस्ट पे। स्टैटिक का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ किस पे होगी, रेस्ट पे। और डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब जब कोई चीज़ किस पे होगी, मोशन पे।
तो हमसे क्या कह रहा है, जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा प्रोसेस होगा, डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब कैसा रहेगा, चलता फिरता प्रोसेस। मतलब प्रोसेस एंड नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। मतलब प्रोसेस एंड नहीं होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं, अब आप कहेंगे कि भैया आप कह रहे हो कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, है ना। डायनेमिक प्रोसेस चलता फिरता प्रोसेस का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन की वो बार बार चेंज होती रहेगी, है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए कि सीधी बात कि मैं इस पेन को, दो बंदे जिस पेन को खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये पेन एक जगह पे पड़ा रहे इस तरीके से, मतलब एक जगह पे रहे, तो इसको हम डायनेमिक बोलेंगे या स्टैटिक बोलेंगे। मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, दूसरा बंदा लगा रहा है इस तरफ, और ये एक तरफ से स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा कहीं पे भी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे डायनेमिक, स्टैटिक बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। तो देन इट इज़ नॉट अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस, है ना, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। पर यही चीज़ हम देखें रिएक्शन के अंदर, N2 प्लस 3H2 फॉर्म एंड डिसोशिएट 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बना रहा है, और अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, और एक टाइम पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाएगी, है ना। अब ये आ गया है आपका, जब इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपके अनुसार ये है कि भैया जब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा तो हम इसको डायनेमिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, हम इसको डायनेमिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं मैं इस चीज़ को, कि अब वही दो बंदे हैं जो कि इसके पैन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक तो मैं और एक मेरा दोस्त। मान लीजिए आप में से कोई एक बंदा है जो कि इस पर फोर्स लगा रहा है। अब क्या हो कि मैं फोर्स लगाऊं इस तरफ, और आप में से कोई बंदा है जो फोर्स लगाए इस तरफ। अब अगर मान लो मेरी फोर्स ज़्यादा हुई तो पैन मेरी तरफ मूव कर जाएगा, अगर मेरी फोर्स कम हुई तो जो पैन है वो आपकी तरफ मूव कर जाएगा, यही होगा। पर मान लीजिए मेरी और आपकी फोर्स अगर सेम रहे तो क्या पैन मूव करेगा, पैन मूव नहीं करेगा, पैन अपनी जगह पे रहेगा। पैन तो मूव नहीं कर रहा ना, पैन मूव नहीं कर रहा, है ना। पर क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ। क्या आप फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स आप भी लगा रहे हैं। पर फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा है कि दोनों की जो फोर्स है वो क्या हो गई, इक्वल। जब दोनों की फोर्स इक्वल हो गई तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा। फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ ना, अगर मैं फोर्स ना लगाऊं, इस पेन को यहाँ पर रख दूं, तब मैं उसकी डायनेमिक प्रोसेस नहीं बोलूँगा, तब ये स्टैटिक प्रोसेस है, तब क्या ये एक स्टैटिक प्रोसेस। पर अगर मैं फोर्स लगाना शुरू कर दूं दोनों तरफ से और ये मूव ना करे, पर फोर्स तो मैं अभी भी लगा रहा हूँ ना, फोर्स तो डायनेमिक लग रही है ना, यानी फोर्स तो कंटिन्यूसली मोशन पे है ना, फोर्स तो कंटिन्यूसली लग रही है ना। अगर फोर्स कंटिन्यूसली लग रही है तो वो क्या बन जाएगा, डायनेमिक प्रोसेस। अब ऐसे रिएक्शन में समझिए, अगर स्टैटिक प्रोसेस होता तो N2 और H2 मिलकर के अमोनिया बना देते, रिएक्शन खत्म हो जाती, आपका वो स्टैटिक प्रोसेस बन जाता। पर डायनेमिक प्रोसेस क्या चीज़ है, अब यहाँ पे N2 और H2 मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया N2 और H2 में टूट रहा है। एक टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल। पर मैंने ये थोड़ा ना कहा है कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो रिएक्शन बंद, नहीं, रिएक्शन तो चलती रहेगी, पर रिएक्शन इस तरीके से चलेगी कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहे, कांस्टेंट। यानी कि रिएक्शन कंटिन्यूसली किस पे है, मोशन पे,
रिएक्शन कंटिन्यूअसली किस पे है, मोशन पे। बस हमें लग रहा है कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, बंद। असल में रिएक्शन बंद नहीं हुई है, रिएक्शन अभी भी कंटिन्यूअसली किस पे है, मोशन पे। ठीक है, तो इसीलिए इट शुड बी अ डायनेमिक प्रोसेस। बात समझ आती है, कोई दिक्कत, समझ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये है, ये रिएक्शन थी। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था, यानी कि इस टी टाइम पे आकर के जो इक्विलिब्रियम है वो आ रहा था। अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूं, 2NH3 फॉर्म्स एंड डिसोशिएट N2 प्लस 3H2, तब क्या इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज आएगा? बताइए, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। मेरे पास पहले ये वाली रिएक्शन थी, इसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये था। ये मैंने बात करी फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये मैं बात कर रहा हूं बैकवर्ड रिएक्शन की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। तो आप में से कई लोगों ने कहा होगा कि आया होगा, है ना, कि कुछ चेंजेस आ सकता है। कुछ ने कहा होगा चेंजेस नहीं आएगा, और कुछ तो होंगे कि भी हमें नहीं पता, आप बताइए। तो देखिए, जिन बंदों को ये लगता है कि इसमें चेंजेस आएगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई चीज़ मिस करी हो वीडियो के अंदर। ठीक है, और जिन बच्चे ने कहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो बहुत अच्छी बात कही है। और जिनको पता ही नहीं है तो वो यहाँ पे समझिए। मैंने बात करी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, बैकवर्ड के लिए चेंज आएगा या नहीं आएगा? एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड के, तभी तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। और जब दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का रेट सेम होगा, तो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी सेम रहेगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें चाहे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आई? चाहे हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन की, चाहे हम बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज नहीं आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने ये कहा है कि इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज नहीं आएगा। आगे हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ पे हम केपी और केसी के बारे में बात करेंगे। आप जिसको नहीं पता केपी केसी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अभी। और जिनको पता है केपी केसी क्या है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए केपी केसी क्या है। ठीक है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ठीक है, बाकी तो हम इसके बारे में अच्छी तरह बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझ आई? ठीक है जी, तो देखिए, चलिए आगे बात करें। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, तब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास,
सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो रेट बढ़ रहा है ना ही रेट घट रहा है। तो उस वक्त हम ये बोल सकते हैं इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, मास में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आपका जो रेट है वो भी क्या हो चुका है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा एक चीज़ और समझिए, अब उसी रिएक्शन की बात करते हैं। N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। अच्छा, अब जो रिएक्शन है वाली जो है, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। जो इक्विलिब्रियम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या चीज़ है, देखिए सुनिए। मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास 2 बीकर हैं। एक बीकर में है नाइट्रोजन, एक बीकर में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल। इन दोनों को मिलाया तो मुझे मिलता है 2 मोल अमोनिया की। ठीक है, यह है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, इसका चेंजेस बताए होंगे। यह इनिशियली बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियली बात कर रहे हैं। यह हम बात कर रहे हैं इनिशियली, पर हम बात करेंगे यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में, जब रिएक्शन किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे। तो क्या हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे उसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसको अगर आपने समझ लिया तो लगभग आपने आधा चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इट इज़ इम्पॉसिबल to attain equilibrium in ओपन वेसल। यानी कि ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम को अटेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम को ओपन वेसल में कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, समझिए बात। अब जरा मान लीजिए मैं आप में एक रिएक्शन की बात करूं, A + B + C, A + 2B + 3C gives 2D + E। ये ठीक है, जिसमें A, B और C तीनों आपका सॉलिड फॉर्म में है, जो D है वो गैसियस फॉर्म में है, और जो E है वो भी गैसियस फॉर्म में है। इसलिए D जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप कर रहे हैं ओपन वेसल में, इसको चाहिए हीट, तो आपने नीचे से यहाँ पे इसको हीट दी। इसमें आपका A, B, C, D और E सब प्रेजेंट है। अच्छा ये बताइए, D है वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। गैस होगा तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर गैस है तो ऑब्वियसली बात है बाहर वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। अगर ये मान लीजिए डी रिएक्शन में से खत्म हो गया तो क्या दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ पाएगी रिएक्शन? नहीं, कभी नहीं आ पाएगी। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी एक प्रोडक्ट बाहर निकल गया रिएक्शन से तो रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएगी। और क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि रिएक्शन से बाहर निकल गया। वहीं पर अगर मैं इसे ढक दूँ तो जो गैसेस हैं वो यहाँ पे आके प्रेशराइज हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगी, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी, कंडेंस होकर दोबारा नीचे आ जाएगी।
तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा हमें किस पे रखना चाहिए रिएक्शन को, क्लोज कंटेनर में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना था, हम बात करें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आई होंगी। ठीक, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि रात के 2-2:30 बजे वैसे ही बज रहे हैं। अब थोड़ी सी नींद आने लगी है मुझे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा, थोड़ा बहुत जो मैं आपको नींद में पढ़ाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपकी नींदें खुल गई होंगी। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो होने वाला है वो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इक्विलिब्रियम समझना है ना, तो इक्विलिब्रियम समझने के लिए जो अगला टॉपिक है पूरे चैप्टर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मास नाम है उसका, एक्टिव मास, जिसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, केपी और केसी के बारे में, जो कि आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। केपी, केसी, ये सारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स हैं ये सारे यूज़ होने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैं कहूँगा कल या अगली वीडियो जो भी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, माफ़ करिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।